वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लखनऊ समझौता 1916, जिसे लखनऊ पैक्ट 1916 भी कहा जाता है। एक्चुअली ये था क्या, हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और 1885 के बाद प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करते थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहला सम्मेलन कहाँ होता है, मुंबई में, दूसरा मद्रास में, इसी प्रकार अलग अलग जगहों में होते रहे थे। और इसी क्रम में लखनऊ में 1916 में उनका वार्षिक सम्मेलन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में, जो कि यूपी में स्थित है, 1916 में। लेकिन इसलिए आज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे सम्मेलन हैं, बहुत सारे अधिवेशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन लखनऊ अधिवेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन है दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन में कुछ इस प्रकार की संधियां हुई थी, कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी थी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ, 1916 में सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि 1916 में अधिवेशन भारत के किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो घटनाएं, इन दो घटनाओं के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वही जो मेजर दो घटनाएं होती है और इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। इन्हीं दो घटनाओं के कारणों पर, उस समय की परिस्थिति पर और इसके प्रभाव क्या पड़े, इसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले घटना जो घटती है तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं और इस घटना के कारण आगे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, दो पक्षों में इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो घटना था, पहला जो मुख्य बात हुई, मुख्य जो इस अधिवेशन से निकल कर आई, वो था उग्रवादियों की। उग्रवादी यानी इसको कह सकते गरम दल, कांग्रेस का गरम दल, जिसके नेतृत्व करता लाल बाल पाल करते थे। ये पहला कि उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत, 9 वर्षों के बाद कांग्रेस में पुनः वापसी हुई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। याद कीजिए, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और वो विभाजित हो गई थी। गरम दल वाले लाल बाल पाल जिसमें थे और नरम दल वालों यानी उदारवादियों की नीतियों से खफा थे और ये एग्रेसिव ज़्यादा लोग थे, और जिसके कारण दोनों जो दल था, उदारवादी और उग्रवादियों का, उनके बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था। और सूरत का जो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ था, यहाँ पर दोनों दल में विभाजन हो गया। लेकिन वो लखनऊ अधिवेशन है जिसने फिर से दोनों को जोड़ दिया। किसको? उदारवादी और उग्रवादियों को। यानी फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता की लहर चल पड़ी, यूनिटी बनी और दोनों को ये पता चल गया था कि अब हम लोग बिना यूनिटी के आंदोलन को सफल तरीके से नहीं चला सकते हैं। अब ये बात आती है कि आखिर 9 सालों के बाद 1907 से भी जो अलग रह रहे थे उग्रवादी और उदारवादी, फिर वो मिले क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे साधारण सा कारण है साथियों कि हम लोग जानते हैं उदारवादी जो लोग थे, उदारवादियों का कांग्रेसों के अंग्रेजों के शासन में आस्था थी। उदारवादी कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से जाए, वो चाहते थे कि भारत के लिए अंग्रेजी हुकूमत जो है अच्छी है, वो भारत के फ्यूचर के लिए अच्छी है। इसीलिए बस अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही वो कुछ अपने लिए सुविधाएं चाहते थे, भारतीयों के लिए कुछ सुविधाएं चाहते थे। और जबकि उग्रवादी क्या चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज शोषणकारी है, इसे यहाँ से भगा देना है और भारत में पूर्णतः स्वराज की स्थापना कर लेना है, उग्रवादी चाहते थे। लेकिन उदारवादियों को भी, जो लिबरल थे, लिबरल, इसे भी समझ में आ गया कि नहीं, अंग्रेज शोषणकारी है और भारत में जो भी परिस्थिति है, जो भी भारत की गरीबी है, अकाल है, भुखमरी है, इन सब का कारण कौन है?
अंग्रेजी शासन, ये उदारवादियों को समझ में आ गया था। यानी उदारवादियों को ये लग रहा था कि अब अंग्रेजी शासन से मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है, इसे यहाँ से हटाना ही होगा। और देखते हैं कि चाहे वो सी आर दास हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने जो आर्थिक नीतियाँ जो उन्होंने प्रचारित की, इसके माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सारे पुस्तकों में उदारवादियों ने एक्सपोज कर दिया, अंग्रेजों को एक्सपोज कर दिया कि अंग्रेज ही भारत का शोषण कर रही है और भारत के इस विचित्र परिस्थिति के लिए, दुखदायी परिस्थिति के लिए अंग्रेज ही उत्तरदायी है। यानी अब क्या हो गया, उदारवादी और उग्रवादियों के विचार में समानता आने लगी थी। तो उन्होंने सोचा जब एक ही नीति पर हमें चलना है, मकसद एक ही है, दोनों के विचार भी मिलने लगे, तो क्यों ना हम एक हो जाएं। और वही हुआ, यहाँ पर दोनों उदारवादी और उग्रवादियों में एकता स्थापित हो गई। इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव बिल्कुल सकारात्मक होगा। जब अलग अलग आंदोलन चल जा रहे थे और दोनों ने मिलकर चलाना प्रारंभ कर दिया, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ गया। और अब जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था भारत के लिए, आज़ादी के लिए, वो अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरा और पावरफुल बना। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रभाव। दूसरा क्या घटना घटती है मेजर? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसी कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सभी लोग कांग्रेस के मेंबर थे और सबको मिलाकर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो के तहत कांग्रेस को तोड़ने का काम किया और तोड़ने के लिए अब मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए प्रश्रय दिया। और हम लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। और 1905 में जो बंगाल का पूर्वी क्षेत्र था वो एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, उसे एक अलग प्रांत बना दिया गया, उसकी राजधानी ढाका कर दी। यानी मुसलमानों को देखें अगर तो मुसलमानों के लिए अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पूरे बंगाल में मुसलमान जो थे अल्पसंख्यक थे। लेकिन जब उनको अलग प्रांत बना दिया गया, पूर्वी प्रांत, तो वहाँ पे वो बहुसंख्यक हो गए और उनके अपना प्रांत हो गया। वहाँ पे अधिकतर आबादी मुस्लिम ही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, यह मुसलमानों के लिए अच्छा था, जिसके कारण मुसलमान जो होता है अंग्रेजों के करीब आए, अंग्रेजों के करीब, उनसे उसके नज़दीकी बढ़ी और उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया कि नहीं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस में के साथ रहने से मुसलमानों का भला नहीं होगा, जिसके कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल को पुनः संयुक्त रूप से कर दिया गया। यानी कह सकते हैं मुसलमानों को जो सपना दिखाया गया था कि आपके लिए अलग प्रांत रहेगा, आप यहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे, वो सपना उसका टूट गया। इससे मुसलमान वर्ग जो है अंग्रेजों से खफा थे, अंग्रेजों से दुखी थे। दूसरी जो घटना घट जाती है इसी बीच में, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में के बाद तुर्की जो पराजित हो जाता है ब्रिटेन से, तो तुर्की के जो सम्राट होते थे उसको खलीफा कहा जाता था और वो पूरे दुनिया के जो उतने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे उसके लिए धार्मिक प्रमुख कहलाते थे, जिसको खलीफा कहा जाता था। तो धार्मिक प्रमुख थे, तो उनके प्रति भारत के भी जो मुसलमान थे गहरी आस्था थी और ऐसा किया जा रहा था कि उसके सारे अधिकार को अंग्रेज, अब ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र हैं, छीन लेगी। तुर्की के सारे अधिकार को छीन लेगी, खलीफा के सारे अधिकार को छीन लेगी और तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा, तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए भारतीय जो मुस्लिम वर्ग थे वो भी डरे हुए थे। तो जिसके कारण एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेज और मुसलमानों के बीच जो नज़दीकी स्थापित हुआ था, वो नज़दीकी 1916 तक आते आते दूरी में बदल चुकी थी। अब वो एक दूसरे से दूर जाने लगे थे और अंग्रेजों की असली नीयत से
मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि ये किसी का हित नहीं चाहती है, बस अपना हित साधने के लिए समय समय पर किसी को साथ लेती है तो किसी को साथ छोड़ती है। तो उसे भी ये समझ में आ गई थी और इसी के कारण दोनों दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए 1916 के अधिवेशन के माध्यम से और अंग्रेजों को अब मिलकर भारत से भगाने का प्रयास करने लगे और इसी के तहत दोनों के बीच लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ पैक्ट इसी को कहते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो दो बातें घटती होती है, दो जो प्रमुख राजनीतिक दल है कांग्रेस मुस्लिम लीग उसके बीच समझौता हो गया और पहला देखें हम लोग उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच समझौता हो गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ऐतिहासिक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां बट गई थी अब उसमें फिर से यूनिटी आ गई। लेकिन अब देखते हैं कि ये कितना भारत के लिए फायदेमंद रहा या इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। लीग एवं कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधारों की योजना बनाने एवं लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। अब दोनों मिलकर साझा रणनीति बनाने लगे और संवैधानिक सुधार करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहमत हो गए। संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है और यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ जिसे लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना नाम दिया गया। इसके तहत क्या हुआ, कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को जो कि 1909 में दिया गया था पृथक निर्वाचन मंडल, इसे स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने भी। पहले कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया था, लेकिन जो ये लखनऊ समझौता हुआ या कांग्रेस लीग योजना हुआ उसमें उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया। अब इसका देखेंगे कि क्या साइड इफेक्ट होता है। एक तरह से इसको कहा जाता है कांग्रेस की ये भारी भूल थी। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके माध्यम से ही धीरे धीरे उनका डिमांड बढ़ता गया लीग का और अंततः यही उनके डिमांड ने उसे एक नए क्षेत्र, नए देश पाकिस्तान के निर्माण के लिए भी प्रेरित किया और अंततः पाकिस्तान नामक देश भारत से विभाजित होकर बन जाता है। उसका नींव, उसका बीज एक तरह से कह सकते हैं यहीं पर पड़ गया। ये कांग्रेस की भूल थी, इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ एक सवाल आता है कि पृथक निर्वाचन मंडल है क्या। साथियों, पृथक निर्वाचन मंडल से तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ की मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मान लीजिए कि कहीं पे अगर 1000 पॉपुलेशन है, 1000 में अगर 800 मुसलमान है, 800 मुसलमान है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन होंगे तो वो जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा हो सकता है वो मुस्लिम ही होगा और उसके बाद उसके जो वोट देंगे वो 800 व्यक्ति जो मुसलमान है वही वोट देंगे और 200 जो अन्य कम्युनिटी के हैं वो वोट भी नहीं दे पाएंगे, वो कैंडिडेट भी नहीं बन पाएंगे। यानी मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोटर होगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र को चिन्हित करके ये नियम लागू किया गया था और इसे कांग्रेस आरंभ में विरोध करती थी इसका, लेकिन अंततः उन्होंने दोनों के यूनिटी के लिए कांग्रेस और लीग में संबंध अच्छा रहे, इसको स्वीकार कर लिया। एक तरह से तुष्टीकरण की नीति को स्वीकार किया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारी भूल थी, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं भारत के विभाजन की नींव रख दी। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र 19 मेमोरेंडम में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आए आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। जो उन्होंने एग्रीमेंट किया, जो प्रस्ताव पारित किया, उसका नाम था 19 स्मरण पत्र या 19 मेमोरेंडम। कांग्रेस और लीग ने मिलकर क्या क्या डिमांड किया। पहला तो स्वशासन प्राप्त करना है और जो विधान परिषद है, विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाए, उसे अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की एक्सिक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें आधे से ज़्यादा
भारतीय सदस्यों को शामिल करने का डिमांड किया गया। किसके माध्यम से? 19 मेमोरेंडम के माध्यम से, 19 स्मरण पत्र के माध्यम से। कांग्रेस और लीग की यह निकटता कब तक रही? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही, लेकिन इसके बाद फिर से दोनों में विलय होता है और दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। दोनों के बीच कटुता बढ़ जाती है। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो जाता है। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता हुआ था इसका विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन का विरोध किया था। क्यों? पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस ने जो स्वीकार कर लिया, इसी के खिलाफ थे मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे एक पॉइंट और मिसिंग है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आपसे पूछा जाएगा, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो लीग के अध्यक्ष कौन थे? लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। लीग के अध्यक्ष थे जिन्ना और कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से भी और आगे के फैक्ट को समझने के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार आप इस चैनल के माध्यम से पर डे क्लासेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 9 AM मॉर्निंग में 9 AM को पर डे वीडियो अपलोड कर दी जाती है UGC नेट JRF पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। तो आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और सारे के सारे क्लास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आने वाले क्लासेस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।